Hello students. Today we will discuss about our remaining topics of NTSC, which is freons and polymers. Got it? So in this video we will mainly focus on the freons, what are freons and what are polymers. Polymers you also studied in previous class, you have also studied in previous class like in 8th class. सो व्हाट आर पॉलीमर्स। और इस वीडियो में ना मैं तुम्हें सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ जो एनटीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, की पॉइंट्स हैं जो, ओके क्योंकि ज़्यादा डिटेल में तुम्हें इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एज सच छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और वही आपके एनटीएससी में पूछे जाते हैं। ओके, दूसरी बात ये जो है इसमें आरबीएससी है ना, आरबीएससी में से जो हमारी केमिस्ट्री में जो नए टॉपिक्स हैं एनटीएससी में जो आते हैं, रीजनल जो बोर्ड है आपका आरबीएससी, उसमें जो नए टॉपिक्स हैं जो हमारे एनटीएससी में आते हैं वो बेसिकली है कैटालिसिस या कैटालिटिक रिएक्शंस। ठीक है, वो मैं तुम सबको नोट्स भी दे चुकी हूँ और वो रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछा जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन वो ज़रूर आता है। दूसरा आरबीएससी में जो पूछा जाता है वो है आपका फ्रीऑन के ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और एक क्वेश्चन आता है आपका पॉलीमर्स के ऊपर। तो आरबीएससी और हमारा सीबीएसई दोनों के टॉपिक सेम हैं, कुछ टॉपिक जो अलग हैं वो मैंने तुम्हें कवर करवा दिए हैं और ये दो टॉपिक्स तुम्हारे आरबीएससी में से बचे हुए हैं जो हम इन टॉपिक्स को आज कवर करवा देंगे। गॉट इट? So these both topics are very important topics and I hope, और इनके मैं नोट्स भी तुम्हें सेंड कर दूँगी, तो इसके जो I hope that this video help you so much. Okay, so start करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक है हमारा फ्रीऑन। फ्रीऑन क्या होता है? Dear students, what is freon? Freon is basically when carbon attaches with chlorine, fluorine, okay, then जो प्रोडक्ट बनता है उसको कहते हैं हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और इसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हम फ्रीऑन्स भी कह सकते हैं। तो मार्केट में जो फ्रीऑन्स होते हैं इनका अलग अलग नाम होता है। तो इसमें हम इस वीडियो में क्या समझेंगे कि व्हाट आर फ्रीऑन्स, ये इतना फ्रीऑन क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, दैट्स इट। फ्रीऑन का नॉमेनक्लेचर इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि F11 है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, या फॉर्मूला दे दिया तुम्हें तो फ्रीऑन का नॉमेनक्लेट करो, इसको कैसे नामकरण करोगे इसका। तो फ्रीऑन का नॉमेनक्लेचर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होते हैं फ्रीऑन्स। फ्रीऑन्स जनरली कार्बन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन के एटम्स होते हैं। ठीक है, और कैसे बनाते हैं एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास सपोज एक फ्रीऑन है F11, F11, ओके, इसको कैसे बनाते हैं देखो। जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड में CCl4, व्हाट इज CCl4? कार्बन, चार क्यों, चार लगा है क्लोरीन के नीचे तो टेट्रा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसकी रिएक्शन जब हम HF के साथ करा देते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ करा देते हैं, तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है CCl3F। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या है, CCl4 है तो कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो यहाँ पर चार में से एक वैलेंसी हटा के इसके बदले क्या जुड़ गया, फ्लोरीन जुड़ गया। गॉट इट? तो यहाँ पर देखो कार्बन भी हो गया, क्लोरीन भी हो गया और फ्लोरीन भी हो गया, तो प्रोडक्ट क्या बना, CCl3F। इसको हम कहते हैं फ्रीऑन 11। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम F11 कैसे निकाला, ये क्या फॉर्मूला है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या इसका फ्रीऑन का नॉमेनक्लेचर होगा। गॉट इट? तो स्टडी करते हैं। देखो, जनरली फ्रीऑन का नॉमेनक्लेचर करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं XYZ। ओके, XYZ
तीन रखे हमने एक्स वाई जेड, क्योंकि हमारे पास क्लोरीन भी है, कार्बन भी है और फ्लोरीन भी है, तो एटम्स हैं ये, ठीक है। तीन एटम्स है, तीन ही एक्स वाई जेड रख लिए। अब एक्स की वैल्यू हम क्या रखते हैं कि जो फॉर्मूला दे रखा है, एक्स की वैल्यू क्या रखते हैं हम, जो फॉर्मूला दे रखा है उसमें, फॉर्मूला दे रखा है उसमें कितने कार्बन नंबर एटम्स हैं उसमें से -1 कर देते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई जेड है ना, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं कि जो हमें फॉर्मूला दे रखा है उसमें जो कार्बन एटम्स के नंबर है, जैसे 1 है 2 है, उसमें से -1 कर देते हैं, ठीक है। उसको फर्स्ट पोजीशन पे लिखते हैं जो नंबर निकल के आता है। वाई में क्या करते हैं कि उस फॉर्मूले में हम देखते हैं हाइड्रोजन कितनी है, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो 0 + 1 कर देते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया कि हम फ्रियोन के नामकरण के लिए इसमें आपका एक्स वाई जेड को फॉलो करते हैं इस फॉर्मूले में, कि एक्स की पोजीशन पे क्या रखते हैं, वाई की पोजीशन पे क्या रखते हैं, और एक्स बराबर होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स -1, जितने कार्बन नंबर है उसमें से हम -1 कर देते हैं। वाई क्या रखते हैं, जितने हाइड्रोजन एटम्स हैं उसमें हम +1 कर देते हैं। Z क्या होता है, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स, उस फॉर्मूले में जितने भी फ्लोरीन एटम्स हैं वो आपके Z के नंबर पे रखा जाता है। तो इसका मतलब एक्स वाई जेड 3 डिजिट हो गई, फर्स्ट डिजिट कार्बन -1, सेकेंड डिजिट H+1, थर्ड डिजिट नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स। उनके इस फॉर्मूले के आधार पे हम फ्रियोन को नाम देते हैं। एग्जाम्पल्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल है CFCl3। तो देखो हम यहाँ पर x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स -1, तो कितने कार्बन एटम है यहाँ पर 1, तो 1 - 1 = 0, तो x की वैल्यू 0 हो गई। y क्या होता है H+1, H तो है ही नहीं यहाँ पर, जनरली तुम्हें H मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो H कितने हैं यहाँ पर 0, तो 0 + 1 कितना हो गया 1, तो y की जगह क्या रख दिया, इस फॉर्मूले के लिए व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कैलकुलेटिंग हेयर x y z वैल्यू, ओके। फॉर x वैल्यू वी विल काउंट कार्बन नंबर, जितने कार्बन नंबर है -1 कर दो, एक ही है, एक में से एक माइनस कर दिया, 0 आ गया x की वैल्यू। y की वैल्यू निकालने के लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स +1, तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स है ही नहीं, तो वी विल पुट 1, ओके 0 है यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स, तो हम क्या रखते हैं 0 + 1 अब यहाँ पर फ्लोरीन एटम्स Z के लिए हम क्या वैल्यू रखते हैं, Z के लिए क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स। तो यहाँ पर कितने फ्लोरीन एटम्स हैं 1, तो वैल्यू क्या हो गई 1। तो हम क्या करते हैं जनरली, अगर ये 0 0 है तो इसको तो हटा देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो हमारा फ्लोरीन का फॉर्मूला क्या हो गया F11, इस फॉर्मूले के लिए। गॉट इट, सबको समझ में आ गया। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हो गया, CFCl3 के लिए हमारा क्या फॉर्मूला हुआ, फ्रियोन 11। इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, अगर ये फॉर्मूला दे रखा है तो देखो x की जगह कुछ नहीं दे रखा, हमें 3 डिजिट में होना चाहिए, 3 डिजिट में x की जगह कुछ नहीं दे रखा तो 0 है, इसका मतलब उस वाले फॉर्मूले में एक ही कार्बन एटम होगा, बन गया एक। 1 दे रखा है हाइड्रोजन +1, तो हाइड्रोजन है ही नहीं 0, तो C हो गया। और यहाँ पर ठीक है, अब इसमें Z की जगह क्या दे रखा है 1, तो फ्लोरीन एटम्स भी कितने हैं 1 है। अब बची बात क्लोरीन एटम्स की, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्लोरीन एटम्स वैलेंसी के, कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए, तो इसमें कार्बन भी एक है, कार्बन के साथ एक फ्लोरीन जुड़ गया, तो इसकी 3 वैलेंसी फ्री हुई, तो 3 वैलेंसी की जगह क्लोरीन 3 जुड़ जाएंगे। ऐसे हम निकालते हैं फ्रियोन का फॉर्मूला, ठीक है। अब सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं, CF2Cl2 XYZ लिख लिया हमने, तो देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ भी कितने हैं 1, तो 1 - 1 0, x की वैल्यू क्या आ गई 0, हाइड्रोजन एटम कितने हैं 0,
0 + 1 1। अब यहाँ पर फ्लोरीन कितने हैं 2, ओके, हमने 2 लिख दिया। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो तुम क्लोरीन एटम्स है ना, वो वैलेंसी के आधार पे पुट करते हैं हम। जितनी कार्बन की वैलेंसी अधूरी रह जाती है ना, उसको हम जितनी भी कार्बन की वैलेंसी रह जाती है उसको हम क्लोरीन से पूरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कार्बन एटम है, उसके साथ एक फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो 3 वैलेंसी अधूरी है, तो हम यहाँ पर क्लोरीन 3 जोड़ देंगे। अगर यहाँ पर एक कार्बन एटम है, 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो 2 क्लोरीन जोड़ देंगे। तो फ्रियोन के फॉर्मूले में कार्बन और फ्लोरीन के एटम्स तो समझ में आते हैं फॉर्मूले के आधार पे। जो क्लोरीन एटम्स होते हैं वो कार्बन की वैलेंसी के आधार पे पुट किए जाते हैं। इस फॉर्मूले में क्लोरीन की कोई वैल्यू नहीं दिख रही है हमें, सिंपल हाइड्रोजन, कार्बन एंड फ्लोरीन। गॉट इट? ओके, अब नेक्स्ट फॉर्मूला है C2F2Cl4। यहाँ पर कार्बन कितने हैं 2, तो फॉर्मूले के आधार पे 2 - 1 1, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 0, तो 0 + 1 1, ठीक है। F2 कितना है यहाँ पर, फ्लोरीन एटम्स कितने हैं 2 है यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है, तो फ्लोरीन एटम्स की जगह हमने 2 रख दिया। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया F112। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं C2F3Cl3। यहाँ पर तुम देखो कार्बन कितने हैं 2, तो 2 - 1 1 रख दिया हमने। फ्लोरीन एटम्स कितने हैं 3, तो कितने हो गए 3 रख दिया। यहाँ पर हाइड्रोजन तो 1 1 ही जाएगा इसमें। गॉट इट? तो इस तरह से हम फ्रियोन का नॉमेनक्लेचर करते हैं। और तुम्हें ये पूछ लिया जाएगा जनरली कि जैसे फ्रियोन F112 का क्या फॉर्मूला होगा, C2F2Cl4। इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। गॉट इट? C2F2Cl4। F113 का क्या फॉर्मूला है, C2F3Cl3। तो इस तरह से इसको नॉमेनक्लेट हम करते हैं। दूसरी बात, इन जो CFC होता है इनका यूज कहाँ होता है, ये जो होते हैं वो ड्राई एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने में यूज में काम में लाए जाते हैं जनरली। ओके, ये जो हैं फ्रियोन्स जो होते हैं वो आर्टिफिशियली कोल्ड एनवायरनमेंट देने के लिए काम में लाए जाते हैं। इनका नॉमेनक्लेचर आता है कभी कभी और एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नाउ वी विल मूव आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर्स क्या होते हैं कि पॉलीमर्स, पॉली मतलब बहुत सारे, मैनी, एंड मर मतलब यूनिट। जब हम बहुत सारी सिंगल यूनिट्स को जोड़ देते हैं, दिस मीन्स व्हेन वी ऐड मोनोमर्स, मोनो का मतलब सिंगल, मर मतलब यूनिट, तो व्हेन वी ऐड डिफरेंट नहीं, सेम मोनोमर्स, हाँ डिफरेंट भी जोड़ सकते हैं, सेम मोनोमर्स या डिफरेंट मोनोमर्स इन अ repeatedly manner, then this forms polymer. Okay, and this process is called polymerization. तो पॉलीमर्स जो होते हैं हमारी डेली लाइफ में 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो नेचुरल पॉलीमर और एक सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर वो पॉलीमर्स होते हैं जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल सेलुलोज, ओके, जो कि कॉटन जिससे बनाया जाता है। ओके, सेलुलोज है, आपकी रबर है, दीज आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं जो कि सिंथेसाइज किए जाते हैं केमिकल्स ऐड करके। ओके, और एक सिंथेटिक पॉलीमर ऐसा है रेयॉन, जो कि जिसका सोर्स तो नेचुरल होता है, सेलुलोज लेते हैं अपन, लेकिन उसमें केमिकल मिला के उसको हम आर्टिफिशियल सिल्क की तरह बना देते हैं। तो ये हमारा ना आर्टिफिशियल सिल्क भी कहलाता है और रीजनरेटेड फाइबर कहलाता है। रीजनरेटेड फाइबर का मतलब ये होता है कि जिसका सोर्स तो ऑर्गेनिक हो, यूज़ किया गया हो, लेकिन केमिकल रिएक्शन इसमें केमिकल ऐड करके बनाया जाता है। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर। हमारे सिलेबस में RBSc में जो है नेचुरल पॉलीमर जिसके बारे में बताया गया है वो है आपका रबर, नेचुरल रबर। ओके, जो रबर होती है वो प्लांट के, तुम बहुत अच्छे से जानते हो, लेटेक्स जो होता है उससे हमें मिलता है। तो जो नेचुरल रबर होती है ना वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, याद रखना हमेशा, सॉफ्ट होती है और लिक्विफाइड फॉर्म में होती है। तो इससे बचने के लिए हम थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए इसको, जो आसानी से ख़राब ना हो, घिसे नहीं जाता, तो उसको
बनाने के लिए, हार्ड बनाने के लिए, शाइनिंग देने के लिए उसको, हम उसमें थोड़ी सी सल्फर मिक्स करते हैं। और सल्फर मिक्स करने के प्रोसेस को हम कहते हैं वल्केनाइजेशन। ओके, अभी इसमें बताया हमने पॉलीमर्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक। फर्स्ट पॉलीमर इज नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर का एग्जांपल है सबसे पहले नेचुरल रबर। ओके, जो रबर होती है वो लेटेक्स से हमें जनरली हम लेते हैं, उसमें हम प्लांट में से लेटेक्स ले लेते हैं। और जो नेचुरल रबर है ना, उसका मोनोमर होता है आइसोप्रीन। ये याद रखना, ये वाला पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो नेचुरल रबर होती है वो हमें प्लांट के लेटेक्स से मिलती है, और इस रबर का आइसोमर होता है आइसोप्रीन। तो हम क्या करते हैं कि प्लांट का लेटेक्स लेते हैं प्लस एसिटिक एसिड ले लेते हैं। तो जब हम लेटेक्स प्लस एसिटिक एसिड को मिला देते हैं तो हमें सॉलिड जो चीज़ मिलती है वो हमारी रबर होती है जनरली। ओके, तो हम, लेकिन जो रबर हमें मिलती है वो बहुत थोड़ी सी लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो उसको हार्ड बनाने के लिए हम क्या ऐड करते हैं उसमें, सल्फर। एंड एडिंग सल्फर टू द नेचुरल रबर, इट इज कॉल्ड वल्केनाइजेशन। इससे हमारी रबर हार्ड हो जाती है थोड़ी सी। ओके, तो देखो लेटेक्स हम लेते हैं प्लांट में से और उसमें थोड़ा सा एसिटिक एसिड मिला देते हैं। तो एसिटिक एसिड मिक्स करने से वो हार्ड हो जाती है और शाइनिंग हो जाती है, उसमें आ जाती है। तो दिस इज कॉल्ड वल्केनाइजेशन। नेक्स्ट, और आपकी ना दूसरी रबर भी होती है सिंथेटिक रबर। जो सिंथेटिक रबर होती है, याद रखना सिंथेटिक रबर कैसे बनाई जाती है। सिंथेटिक रबर कैसे बनाई जाती है, तुम यहाँ देख रहे हो कि दो नाम होते हैं सिंथेटिक रबर के, ब्यूना एस और ब्यूना एन। याद रखना हमेशा, नेचुरल रबर का पॉलीमर तो आइसोप्रीन है, और जो सिंथेटिक रबर होती है उसका वो किससे बनाई जाती है, ब्यूटाडाइन से। वो किससे बनाई जाती है, ब्यूटाडाइन से। गॉट इट। तो जब हम सिंथेटिक रबर हमारी क्या होती है, दो टाइप की होती है, ब्यूना एस और ब्यूना एन। तो सिंथेटिक रबर का जो मेन केमिकल होता है वो ब्यूटाडाइन होता है। गॉट इट, ब्यूटाडाइन। और ब्यूटाडाइन में जब हम सोडियम मिलाते हैं, ब्यूटाडाइन में जब हम सोडियम मिलाते हैं तो बन जाता है ये ब्यूना। गॉट इट। और इस सब्सटेंस में जब हम स्टाइरीन मिक्स करते हैं, ब्यूटाडाइन में जब हमने सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन कराई तो ब्यूना बन गई, ब्यूना रबर बन गई हमारी। अब हम इस रबर को ना, इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज नहीं होती है इसमें, तो जब हम इसमें स्टाइरीन के साथ इसको बनाते हैं तो ये रबर कहलाती है हमारी ब्यूना एस। तो ब्यूना में ब्यू वर्ड कहाँ से है, ब्यूटाडाइन से। ना वर्ड कहाँ से है, Na, सोडियम से। तो ब्यूना तो कॉमन रहेगा, क्यों, क्योंकि इसका जो प्रीवियस वो है, जो एलिमेंट्री चीज है वो कौन है, ब्यूटाडाइन। अब इसको और दोनों को सोडियम से मिक्स करते तो ब्यूना बन जाता है। ब्यूना तो कॉमन है। लेकिन जब हम दो टाइप की रबर होती है, ब्यूना एस और ब्यूना एन। ब्यूना एस में हम स्टाइरीन मिक्स करते हैं ब्यूटाडाइन के साथ, और ब्यूना एन में हम एक्रोनाइट्राइल यूज करते हैं। ठीक है, इसमें लिखा भी हुआ है मैंने कि ये जो ब्यूना एस होती है इसमें ब्यूटाडाइन और आपका स्टाइरीन होता है, और ब्यूना एन में एक्रिलोनाइट्राइल होता है। जो एक्रिलोनाइट्राइल होता है वो भी आपका एक सिंथेटिक पॉलीमर है, और उसको हम ओरियन भी कहते हैं, और ये आर्टिफिशियल वुल की तरह हमें लगता है। ठीक है, और बाकी जो पॉलीमर्स है ना वो तुम 8th क्लास में पढ़ चुके हो, जैसे पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये पाइप के लिए काम में लाया जाता है। पीवीसी, अब देखो पॉली वर्ड दे रखा है तो पॉली वर्ड हटा दो, तो जो पॉली वर्ड हटाने से जो चीज बचती है ना वो मोनोमर है उसका। जैसे पॉलीथीन, तो पॉली वर्ड हटा दो, इथीन हो गया इसका मोनोमर। पॉलीमर तुम कैसे बनाते हो, मोनोमर को जोड़ के, है ना। तो मोनोमर पता लगाना है तो पॉली वर्ड हटा दो तो मोनोमर निकल के आ जाएगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ये है एक्रिलोनाइट्राइल है, ठीक है, पॉलीथीन है, ये सब आर्टिफिशियल वो है पॉलीमर्स हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं।
ठीक है, और इनमें से पॉलीमर हटा दो तो उसका क्या निकल के आ जाता है, मोनोमर निकल के आ जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो सिंथेटिक नेक्स्ट जो पॉलीमर है वो आपका नायलॉन। देखो नायलॉन है, जो नायलॉन होता है ना प्योरली सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन प्योरली सिंथेटिक फाइबर है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह सिंथेसिस किया जाता है केमिकल रिएक्शंस के द्वारा। तो अगर एग्जाम में आता है बहुत सारे पॉलीमर दे दिए जाएं तुम्हें, फाइबर्स भी तो पॉलीमर्स हैं। देखो फाइबर कैसे बनता है, थिन फिलामेंट्स को हम जोड़ देते हैं। जब हम थिन फिलामेंट्स पतले पतले धागे को जोड़ देते हैं तो वो फाइबर बन जाता है। ठीक है, और फाइबर भी किससे बनता है, पॉलीमर से। क्यों? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से फॉर्म होता है। जो नायलॉन है आपका, तो नायलॉन प्योरली सिंथेटिक फाइबर है, और नायलॉन भी ना दो होते हैं आपके। एक तो नायलॉन 6,6, तो जो अगर नायलॉन 6,6 दे रखा है तो याद रखना हमेशा इसमें दो रिएक्टेंट होते हैं 6th पोजीशन पे। ठीक है, जो रिएक्शन होती है ना तो उसमें जो ग्रुप जुड़ता है, ठीक है, तो इसमें जो ग्रुप जुड़ता है आपका वो आपका 6th पोजीशन पे जुड़ता है। इस वजह से हम इसमें नायलॉन 6,6 इसका नाम रखते हैं। और इसमें दो रिएक्टेंट होते हैं, कंफ्यूज मत होना। कौन से दो रिएक्टेंट होते हैं, एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथिलीन डाइअमीन। अगर एग्जाम में आता है, और ये आता है नायलॉन के ऊपर क्वेश्चन, कि द रिएक्टेंट फॉर नायलॉन 6,6 आर, ठीक है, तो 6,6 जब पूछा रहा जाए तो दो रिएक्टेंट होते हैं आपके। कौन कौन, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डाइअमीन। नेक्स्ट है आपका सिंपल नायलॉन। अगर सिंपल नायलॉन पूछा जाए, नायलॉन 6 पूछा जाए, सॉरी नायलॉन 6 पूछा जाए तो आपका कैप्रोलैक्टम देना है आपको। उसका कौन है, कैप्रोलैक्टम। नेक्स्ट है आपका टेरिलीन। टेरिलीन क्या होता है, टेरिलीन कैसे बनाया जाता है, ग्लाइकॉल लेते हैं हम और टेरीथैलिक एसिड लेते हैं, सॉरी टेरीथैलिक एसिड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टेरिलीन हम कैसे बनाते हैं, टेरिलीन को हम टेरॉन भी कहते हैं। टेरिलीन को हम क्या कहते हैं, टेरॉन कहते हैं। और जब टेरिलीन में हम कॉटन भी मिला देते हैं, टेरिलीन में जब हम कॉटन भी मिला देते हैं तो वो कहलाता है टेरिकॉट। ठीक है, तो जब एक फाइबर में दो फाइबर हमने मिक्स कर दिए तो वो कहलाते हैं मिक्स्ड फाइबर, टेरिकॉट, पॉलीकॉट। तो टेरिलीन इज टेरॉन, टेरिकॉट। ठीक है, तो टेरिलीन कैसे बनाया जाता है, ग्लाइकॉल प्लस टेरीथैलिक एसिड। ठीक है, रेयॉन मैंने तुम्हें बताया, रेयॉन के ऊपर एक क्वेश्चन आया था आकाश में कि रेयॉन बनाने के लिए कौन सा एसिड यूज किया जाता है, कौन सा केमिकल यूज किया जाता है। तो याद रखना इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं, और रेयॉन बनाने में ना NaOH भी यूज करते हैं हम, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी यूज करते हैं। इसमें करते क्या है कि हम प्लांट में से सेलुलोज लेते हैं और उस प्लांट के सेलुलोज को हम NaOH से वॉश कर लेते हैं। NaOH से वॉश करने के बाद उसको हम कार्बन डाइसल्फाइड इससे इससे पास कराते हैं। इसमें मतलब घोलते हैं, या ये कहो कि एक फिल्टर पेपर में से उसमें से कार्बन डाइसल्फाइड डालते हैं इसके ऊपर, तो पास कराते हैं। पास कराने पर जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या करते हैं, H2SO4 एसिड में से हम थिन फिलामेंट्स के रूप, एक क्या होता है, चलनी होती है। ठीक है, तो चलनी में से जो चलनी होती है उसमें हम ये जो प्रोडक्ट बना है उसको पास कराते हैं, तो थिन फिलामेंट्स बन जाते हैं और उसको हम आपस में जोड़ देते हैं तो रेयॉन बन जाता है। और रेयॉन कैसा होता है, आर्टिफिशियल सिल्क जैसा होता है। तो रेयॉन के बारे में ये याद रखना, रेयॉन एक रीजनरेटेड फाइबर है, क्योंकि इसका जो सोर्स होता है वो नेचुरल होता है, इसको रीजनरेट किया गया है। सेलुलोज कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से। इसमें कोई एसिड मिला के हम उसको रीजनरेट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क ऑल्सो, बिकॉज इट अपीयर्स एंड इट लुक्स लाइक सिल्क। ठीक है, तो आपका, और इसमें रेयॉन में एक चीज़ याद रखने वाली बात यह है कि रेयॉन को सबसे पहले सेलुलोज है, सेलुलोज को हम NaOH से पास कराते हैं, फिर उसको कार्बन डाइसल्फाइड में डिजोल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम
इसको H2SO4 से पास कराते हैं। तो और H2SO4 से जब पास कराते हैं तो पतली एक चलनी ले लेते हैं जिसे हमें थिन फिलामेंट्स, स्पिनरेट कहते हैं उसको, थिन फिलामेंट्स हमें मिल जाते हैं। और ये जो थिन फिलामेंट्स होते हैं इनको अकेले वीव किया, सबको इकट्ठे वीव कर लिया जाता है और हमारा सिल्क जैसी अपीयरेंस लाइक मटेरियल फॉर्म हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेयॉन। और तुम लोग 8th क्लास में सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स चैप्टर में पढ़ भी चुके हो कि बहुत सारे प्लास्टिक्स भी होते हैं। प्लास्टिक्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, है ना, जानते हो तुम, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं, वो प्लास्टिक जो कि हीट देने पर बार बार मोल्ड किए जा सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स वो प्लास्टिक्स होते हैं जो हीट देने पर भी मोल्ड नहीं किए जा सकते हैं। गॉट इट? सो दीज आर प्लास्टिक्स, एंड याद रखना हमेशा कि जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसका अरेंजमेंट लीनियर होता है, स्ट्रेट चेन होती है ना, इसीलिए उसको बार बार मोल्ड किया जा सकता है। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं उनका अरेंजमेंट ना लीनियर होता है, इस टाइप का, सॉरी क्रॉस लिंक्ड होता है, क्रॉस लिंक्ड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बार बार मोल्ड नहीं किए जा सकते हैं। तो जो प्लास्टिक्स होते हैं उनका 2 टाइप से अरेंजमेंट होता है, लीनियर अरेंजमेंट एंड क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। तो जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं उनका अरेंजमेंट लीनियर होता है और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं उनका अरेंजमेंट क्रॉस लिंक्ड होता है। जनरली जो बेकेलाइट है, ठीक है, मेलामाइन है, ये सब कैसे टेफ्लॉन है, ये सब कैसे प्लास्टिक्स हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं। तो कभी कभी ना एनटीएससी के एग्जाम में ना ये एग्जाम्पल दिए जाते हैं और तुमसे पूछा जाता है ये थर्मोसेटिंग है कि थर्मोप्लास्टिक है। तो याद रखना, तुम जानते हो जो सॉफ्ट मटेरियल है और जो इसको बार बार मोल्ड किया जा सकता है, जैसे पॉलीथीन है, उसको तो तुम थर्मोप्लास्टिक कहोगे। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं उनको तुम मोल्ड नहीं कर सकते, टूटेंगे, तो इट इज थर्मोसेटिंग। टेफ्लॉन तुम जानते हो, नॉन स्टिक तवे पे जो कोटिंग की जाती है उसको टेफ्लॉन की जाती है, तो वो भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तुम जानते हो जो स्विचेस होते हैं, ठीक है, स्विचेस बेकेलाइट के बने होते हैं। जो कुकर का हैंडल होता है, कुकर का हैंडल वो भी बेकेलाइट का बना होता है, ठीक है। और जो फ्रिज का हैंडल होता है जिसमें करंट नहीं आता, वो पॉलीस्टाइरीन का बना होता है। तो दीज ऑल आर दी प्लास्टिक्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। और ये प्लास्टिक्स तो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं क्योंकि ये ना नेचुरल मिट्टी के साथ मिक्स नहीं होते, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो जो प्लास्टिक्स होते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, दूसरी बात ये क्लॉग कर देते हैं, जहाँ भी डिग्रेड नहीं हो रहे तो वहीं की वहीं ये जम जाते हैं, तो क्लॉगिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ठीक है। तो प्लास्टिक्स है। और हमेशा याद रखना जो फायरमैन की जो कोटिंग होती है, फायरमैन जो कोट पहनता है ना, उसकी जो कोटिंग होती है वो आपकी मेलामाइन की होती है। तुम जानते हो बहुत अच्छे से कि जो मेलामाइन होती है उसकी प्लेट्स बनाई जाती हैं, है ना, प्लेट्स बनाई जाती हैं, उनमें हम गरम खाना भी रख सकते हैं, है ना, तो वो हीट रेजिस्टेंट होती हैं जनरली, है ना, मेलामाइन जो होती है। और फायर प्रूफ जो कोटिंग है वो भी मेलामाइन की बनाई जाती है। तो दीज ऑल आर दी प्लास्टिक्स एंड दिस इज दी पॉलीमर्स। एंड पॉलीमर जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी रबर बहुत इम्पोर्टेंट है। रबर के ऊपर क्वेश्चन आता है कि ब्यूना एस में क्या चीज़ मिलाई जाती है, तो ब्यूटाडाइन नहीं, ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरीन। और ब्यूना एन में ब्यूटाडाइन प्लस एक्रिलोनाइट्राइल। तो 2 टाइप की सिंथेटिक रबर होती है, ब्यूना एस एंड ब्यूना एन। तो याद रखना ये हमेशा कि ये जो रबर है 2 टाइप की होती है, सिंथेटिक रबर। और जो नेचुरल रबर होता है उसका जो मोनोमर होता है वो कौन होता है, आइसोप्रीन। तो जो आइसोप्रीन की यूनिट्स को हम बहुत सारी मिक्स कर देते हैं तो वो कहलाती है आपकी नेचुरल रबर, ओके। और नेचुरल रबर लेटेक्स प्लस एसिटिक एसिड को मिलाया जाता है इसमें। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा एसिड यूज़ किया जाता है नेचुरल रबर को हार्ड बनाने के लिए, एसिड, तो एसिटिक एसिड। और इसमें
कौन सी नॉन मेटल मिलाई जाती है, तो सल्फर होती है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वल्केनाइजेशन। तो कभी कभी आ भी जाता है ये कि हार्डनिंग ऑफ रबर इज कॉल्ड एज, ठीक है, तो हार्डनिंग ऑफ रबर इज कॉल्ड वल्केनाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रियॉन्स एंड पॉलीमर्स। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, और तुम लोग इसके मैं नोट्स भी सेंड कर दूंगी, लेकिन पहले इस वीडियो को तुम देखना बहुत अच्छे से और एक एक चीज़ समझना, ओके, देन ओनली यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स। तो आरबीएससी में बेसिकली यही चीज़ें थी जो तुम्हारी एक्स्ट्रा हैं एनसीईआरटी से, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। यही 2-3 टॉपिक्स हैं, कैटालिटिक रिएक्शंस, और एसिड का जो मैंने तुम्हें समझाया था, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, लुईस एसिड बेस, ये अलग है, और फ्रियॉन ये रबर अलग है, ठीक है, जो पॉलीमर्स वाला है। सो ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड, ओके, थैंक यू।